एक्शन मोड में सीएम शिवराज, माइनिंग ऑफिसर और सीएमएचओ को किया सस्पेंड। दोनों अफसरों के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई। छत्तीसगढ़ पे विशेष सत्र के दौरान सदन में हंगामा। सीएम बघेल ने पेश किया अनुपूरक बजट। बीजेपी ने कहा आरक्षण पर विशेष सत्र तो अनुपूरक बजट क्यों। आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित। एसटी को 32%, एससी को 13%, आरक्षण को मंजूरी। ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% मिलेगा आरक्षण। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का 11वां दिन। महुड़िया बस स्टॉप से शुरू हुई यात्रा। कल यात्रा का मध्य प्रदेश में आखिरी दिन। इंदौर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पढ़ाया जा रहा हिंदू विरोधी जिहादी पाठ। एबीवीपी ने कॉलेज परिसर में किया हंगामा। शिक्षकों पर लगाया छात्रों को जबरदस्ती रेस्टोरेंट बुलाने के आरोप। जगदलपुर में चूही खदान धंसने से 6 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। सीएम ने मृतक के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद का किया ऐलान। Headlines presented by देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन के। नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ की खबर आप तक पहुंचाएंगे और आपको बता दें कि शुरुआत सबसे पहले भानुप्रतापपुर से करते हैं, जहां भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भानुप्रताप उपचुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार। प्रत्याशी डोर टू डोर करेंगे प्रचार। अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत यहां झोंकते हुए नजर आएंगे। सीएम भूपेश बघेल की कोरेर और लखनपुरी में सभा आयोजित की जाएगी, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की 3 जनसभा यहां पर होगी। हराईडुला, चरामा और भानुप्रतापपुर में जनसभा करेंगे। 5 दिसंबर को वोटिंग है, तो 8 को यहां पर नतीजे भी सामने निकल कर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा का रुख करते हैं। नेहा, भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए आज प्रचार यहां पर थम जाएगा और ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत आज यहां पर झोंकती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, देखिए भानुप्रतापपुर का उपचुनाव 5 दिसंबर को होना है और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार अलग अलग ग्राम पंचायतों में, भानुप्रतापपुर विधानसभा के अलग अलग ग्राम पंचायतों में दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने अब तक 15 से भी अधिक ग्राम पंचायतों में जो है वो आम सभा को संबोधित किया है। कई विशाल रैलियां जो है भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्रों में की है और उनके आज के शेड्यूल की यदि हम बात करते हैं तो आज भी कोरर, चरामा और कोणापुर, ये तीनों अलग अलग ग्राम पंचायतों में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आज आम सभा रहेगी। कार्यक्रम के अनुसार जो है सबसे पहला जो शेड्यूल होगा उनका वो कोरर में होगा। 12:30 बजे जो है वहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए रायपुर से वे 11:30 बजे हेलीपैड से रवाना हो रहे हैं। अगली जो उनकी आम सभा होगी वो होगी चरामा में और वो होगा दोपहर 2 बजे और इसके ठीक 1 घंटे बाद जो है वो तीसरा कोणापुर में यहाँ पर आम सभा को संबोधित करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं ब्रह्मानंद नेताम। उनकी चुनावी प्रचार में जो है आज प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और तमाम जो बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की भी उपस्थिति रहेगी। 3 अलग अलग ग्राम पंचायतों में वो भी विशाल रैलियाँ और आम सभा को संबोधित करेंगे। तो इसी तरीके से ये जो चुनाव प्रचार का सिलसिला है पिछले 15 दिनों से जारी है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जो पूरी ताकत है वो यहाँ पर लगा चुकी हैं और इसी सिलसिले में आज दोनों ही पार्टियां फिर से एक बार भानुप्रतापपुर विधानसभा के चुनावी मैदान पर होंगी और चुनाव प्रचार आज शाम तक जो है वो थम जाएगा। कांग्रेस पार्टी की यदि हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के भी तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वहाँ पर उनकी मौजूदगी पहले से ही है और कांग्रेस की प्रत्याशी हैं सावित्री मंडावी। उनके जो है चुनावी प्रचार में यहाँ पे कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज 11:30 बजे जो है भानुप्रतापपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज एक बार और बड़े रूप में भानुप्रतापपुर में एक बड़ा विशाल रैली, दोनों ही पार्टियों का एक विशाल जो है वो चुनावी प्रचार देखा जाएगा और इस तरीके से चुनावी प्रचार आज थम जाएगा और 5 दिसंबर को चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। जी,
बिल्कुल नेहा, और देखिए कल भी आप लोगों ने हम तक ये जानकारी पहुंचाई थी, हमने अपने दर्शकों तक भी ये जानकारी पहुंचाई थी कि जैसे जैसे वोटिंग के जो दिन है, उपचुनाव के जो दिन है वो नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में नक्सलियों की तरफ से भी उत्पात जो है यहाँ पर मचाया जा रहा है और सुरक्षा को लेकर के भी काफी कुछ इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। क्या कुछ इंतजाम इस वक्त वहां पर? और देखिए भानु प्रतापपुर की यदि हम बात करते हैं तो चूंकि वो नक्सली इलाकों से जुड़ा हुआ है और हालांकि वहाँ पर चुनाव आयोग के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है चुनाव कराना। तो चुनाव आयोग की जो तैयारी है वो पिछले 1 महीने से, जैसे ही चुनाव की जो तारीख है वो नज़दीक आई, उसके बाद से ही चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियाँ जो है वो पूरी कर दी थी। ऐसे इलाके में चुनाव कराना जो है चुनाव आयोग के लिए भी एक चुनौती होती है और सुरक्षा के तमाम जो प्रयास है वो वहाँ पर किए जाते हैं। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि उस इलाके में चुनाव होने जा रहा है, इससे पहले भी जो है वो कई चुनाव हुए हैं और चुनाव आयोग ने इस पूरे चुनाव को बहुत अच्छे से जो है वो करवाया है। पूरे सुरक्षा इंतजाम के बीच लोगों को भी, मतदाताओं को भी किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, इसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी चुनाव आयोग लेता है और उसी के तहत वहाँ पर सबसे पहले जागरूकता अभियान लोगों में चलाया जाता है। लोग किसी प्रकार से कोई वोट देने के लिए डरे ना, घर से निकले वोट दे। चुनाव आयोग हर तरह से पिछले 1 महीने से भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है और अभी भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं और किसी तरीके के कोई आहत ना हो, इसका ध्यान और इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग लेता है और इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के बीच 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। जी ठीक है नेहा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से यहां पर पारित की गई है। विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ विधेयक, जहां एसटी को 32% तो एससी को 13% आरक्षण को मंजूरी दी गई है, तो वहीं ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण की मंजूरी दी गई है। विपक्ष का आरक्षण संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार उनकी तरफ से किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से यहाँ पर पारित हो गया है, जिसके बाद आदिवासी को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण मिलेगा। तो बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक सेवा आरक्षण संशोधित विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया और वहीं विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को इसकी बधाई दी। जिसका आरक्षण का कोटा बढ़ा, वह जश्न का माहौल है। जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के जनसंख्या के आधार पर मिलेगा, लेकिन वहीं पिछड़े वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए जिलों में 27% तक के आरक्षण मिलेगा और जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो विधानसभा में 4% है, प्रदेश स्तर पे 4% है, वहाँ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए संभाग और जिला संवर्ग के लिए 4% से लेके 10% तक, ये मतलब अधिकतम 10% तक के दिया जाएगा। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा ईडब्ल्यूएस के लोग रहते हैं तो 10% तक के उसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और दूसरा कि 9वीं सूची में जोड़ने के लिए एक संकल्प भी पारित हुआ है। तो 2 महत्वपूर्ण कार्य, शिक्षा में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वो भी वैसे लागू किया गया है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए उसके मन वो चाहते तो हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन दिल में उसके नहीं है। यदि रहता तो 2004 से सरकार में थे, 2012 तक इंतजार नहीं करना पड़ता, ये उसी दिन लागू कर देते। हमने क्वांटिफाइबल डाटा जैसे 2019 में ही बना दिया था और जिसका रिपोर्ट भी आया और उसमें उस आधार पर ईडब्ल्यूएस को और उसी आधार पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया। विपक्ष की भावना पवित्र है, हम लोगों ने सर्वसम्मति से उसको पारित किया। दूसरी तरफ जब विधेयक पारित हो गया, महामहिम के पास अभी वह हस्ताक्षर के लिए जाएगा, तब यह विधेयक अस्तित्व में आएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आरक्षण विधेयक के बिना अस्तित्व में आए इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार को भेजने का जो शासकीय संकल्प मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, हम लोगों ने उस पर असहमति व्यक्त की। देखिए, हर चीज का राजनीतिकरण अच्छा नहीं।
हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं। जब 19 सितंबर को उच्च न्यायालय का फैसला आया तो 2 महीने 10 दिन तक ये क्या करते रहे? अध्यादेश क्यों नहीं लाया? विधानसभा का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया, जिसको ये विशेष कहते हैं? कौन रोका थे? 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र क्यों ही बुलाया? क्योंकि 5 तारीख को भानु प्रतापपुर का उपचुनाव। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस आरक्षण विधेयक के क्या कुछ फायदे हैं। तो सीएम बघेल ने सबसे पहले ट्वीट करके बधाई दी। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, तो वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और गरीबों के लिए 4% आरक्षण को मंजूरी दी गई है। विधानसभा से सर्वसम्मति से ये विधेयक पारित हुआ है। अब आरक्षण छत्तीसगढ़ में बाकायदा एक कानून बन जाएगा। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके सभी प्रदेशवासियों को इसकी बधाई दी। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। रायपुर से जानकारी सामने आ रही है, जहां आरक्षण विधेयक को लेकर राज्यपाल से मिले कैबिनेट मंत्री। राज्यपाल को मंत्रियों ने यहां पर आरक्षण विधेयक सौंपा है। राज्यपाल जल्द ही बिल पर मुहर लगाएंगी। तो राज्यपाल ने हस्ताक्षर करने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों को उनका हक दिलाया है। तो वही बताया जा रहा है कि हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, मंत्री लखमा की तरफ से ये कहा गया है कि हमें पूरी उम्मीद है कि वह अपने बातों को पूरा करेंगी। प्रदेश के सभी वर्गों के हित का यहां पर फैसला लिया जाएगा। तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद नोटिफिकेशन जारी करेंगे। हम लोग विधानसभा में जैसा हमारा विधेयक 32%, 27%, 13%, 4% विधेयक पास हुआ है, तो हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय के पास एकदम तुरंत आके हमारा संसदीय कार्य मंत्री, हमारा कानून मंत्री, हमारा खाद्य मंत्री के साथ हम लोग हमारे नगरीय निकाय मंत्री के साथ आए। मैडम बहुत खुश थी, लेकिन हम थोड़ा लेट हुआ है। ऑफिस लोग गए थे, इसलिए कार्रवाई को लेट होने के कारण अभी डिस्कस नहीं होगा। आश्वासन दिए तुरंत करूँगा। मेरे तरफ से भरोसा रखो। हम भी बोले कि आपकी तरफ पूरा भरोसा है, तुम सार्वजनिक बोल चुकी हो, इसलिए हम पूरा भरोसा है। तो विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा में अजय चंद्राकर और शिव डहरिया में तीखी नोकझोंक हुई। हालत ऐसे बने दोनों नेताओं के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई थी। बता दें कि दूसरे विधायकों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। दरअसल सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई थी और इस बीच शिव डहरिया ने विपक्ष को चुनौती दे दी। उसके बाद अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल सवाल जवाब करने लगे और इधर डहरिया भी उनकी तरफ तेजी से बढ़े। बीच में दोनों एक दूसरे से टकराए भी। देखिए, हम लोग भी अपनी माता के पुत्र हैं, हम लोगों में भी वो दम है। अगर कोई हमको ऐसा चैलेंज करता है तो उसका जवाब देना हम जानते हैं, और मुख्यमंत्री ने उकसाकर उनको हमारी तरफ भेजा। अगर ऐसा ही चाहते हैं मैदान में कुश्ती लड़ना, तो अभी हम भानु प्रतापपुर में लड़ रहे हैं, यहाँ पर भी कुश्ती का मैदान बना ले, हम लड़ेंगे। बृजमोहन का अग्रवाल को आज उसका डोंग, उसका दम की विधानसभा का अंदर चल रहा था, ये माफ करने लायक नहीं है। और वो भी माँ का दूध पिया है, हम लोग भी माँ का दूध पिया है। बृजमोहन अग्रवाल अपना पैसा के दम पर अपना गुंडागर्दी दिखा रहा था, उसको हम लोग डरने वाले नहीं है, उसको मुड़ तो जवाब देंगे। जो लोग विरोधी हैं वो लोग हाथापाई पे आ गए हैं और वो लोग रोकना चाहते हैं, और कांग्रेस के लोग उसको पारित कराना चाहते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, धर्मजीत, ये हमारे शिवरतन शर्मा, इन लोग लगातार 1.5 घंटे से आरक्षण का विरोध कर रहे थे। अजय चंद्राकर ने और बाकी लोगों ने मुझसे धक्का मुक्की की, तो ये आरक्षण के विरोध करने वाले लोग इस स्तर पे उतर आए हैं कि वो आज धक्का मुक्की भी करने लग गए हैं। खबर रायपुर से, जहां बता दें विष्णुदेव साय को मिली नई जिम्मेदारी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति में बनाए गए सदस्य। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष आमंत्रित यहां पर सदस्य बनाए गए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने यह आदेश जारी किया। विष्णुदेव साय केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसके बाद अब उन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है।
खबर जगदलपुर से है, जहां बता दें कि जगदलपुर के मालगांव में छुई खदान धंसने से यहां एक बड़ा हादसा हो गया है और मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चे सहित 3 लोग यहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मलबे के नीचे कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका के चलते रेस्क्यू टीम ने काफी देर तक मलबा हटाकर सर्चिंग अभियान चलाया। मलबा हटाने के बाद वहां कोई और लोगों के नहीं दबे होने की पुष्टि होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया गया। मालगांव की कुछ परिवार के लोग यहाँ पे छुई निकालने के लिए आए हुए थे और इसी दरम्यान जब वो छुई निकाल रहे थे तो ऊपर से जो मिट्टी थी वो गिर गई, जिसके कारण दबने से अभी तक 7 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। 5 लोग तो मृत हालत में निकाले गए थे, 2 की सांसें चल रही थी, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था। जब अस्पताल में जब तक पहुँचे डॉक्टर ने बताया कि उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। अगर किसी की दबे होने की आशंका है तो इसी के लिए अभी खुदाई जारी है। मालगांव में ग्रामीण द्वारा इधर जमीन से चूई निकलने के हिसाब से विगत 1 दिन से उन्होंने एक सुरंग टाइप को बनाकर उसमें अपना घरेलू उपयोग के लिए चूई वगैरह निकल रहे थे। उसमें मिट्टी धंसने से आज एक एक्सीडेंटली 6 लोग उसमें दब गए थे। बाकी 3 घायल की स्थिति अभी ठीक, उनका इलाज डिमरापाल मेडिकल हॉस्पिटल में रवाना की गई। प्राथमिक उपचार मालगांव मेडिकल सेंटर में की गई था। अभी उनकी स्थिति आउट ऑफ डेंजर और सामान्य है। तो जगदलपुर के मालगांव में छुई खदान धंसने से बड़ा हादसा हो गया और मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची सहित 3 लोग यहां गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बता दें कि मलबे के नीचे कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका के चलते रेस्क्यू टीम ने काफी देर तक मलबा हटाकर सर्चिंग अभियान चलाया। मलबा हटाने के बाद वहां कोई और लोग नहीं होने की आशंका यहां पर जो थी वो भी अब खत्म हो गई। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। रायपुर से जानकारी सामने आ रही है, जहां खदान हादसे में सहायता राशि की घोषणा की गई है। सीएम बघेल ने सहायता राशि की घोषणा यहां पर की है। मृतक के परिजनों को 4 लाख की सहायता दी जाएगी, तो वहीं जिला प्रशासन को घायलों का बेहतर इलाज का निर्देश दिया गया है। तो वहीं जगदलपुर हादसे पर सीएम बघेल ने शोक भी व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करके अपना शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है कि सीएम ने यहाँ पर ट्वीट कर कहा कि मालगांव में खदान हादसे के दौरान कई मजदूरों की मौत बेहद दुखद घटना है। ईश्वर दिवंगत श्रमिकों की आत्मा को शांति और उनके परिवारों को हिम्मत दे। साथ ही सीएम ने घायलों के जल्द सेहतमंद होने की यहाँ पर कामना की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि मालगांव में खदान हादसे के दौरान कई मजदूरों की मौत बेहद दुखद है। ईश्वर दिवंगत श्रमिकों की आत्मा को शांति और उनके परिवार को हिम्मत दे। साथ ही घायलों के जल्द सेहतमंद होने की कामना करते हैं। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कोरबा की, जहां ऑनलाइन महादेव ऐप पर सट्टा खेलते 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि 2 लाख कैश सहित 7 मोबाइल फोन बरामद किया गया है और सभी आरोपी बालकों के रहने वाले हैं। तो ऑनलाइन महादेव ऐप पर सट्टा खेलते 7 आरोपी यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 2 लाख रुपए कैश सहित 7 मोबाइल फोन यहां पर बरामद किया गया है और सभी बालकों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एरिया मुखबिर से सूचना मिली कि सिविक सेंटर एरिया बालको क्षेत्र में अवैध रूप से मोबाइल महादेव ऐप के माध्यम से फेयर प्ले का पैनल बनाकर कुछ सटोरिया लोगों से अवैध सट्टा खिलाकर गलत कार्य कर रहे हैं, जिसकी सूचना नगर पुलिस महोदय एवं साइबर सेल प्रभारी के मार्गदर्शन में बालको थाना और साइबर सेल की टीम का गठन कर रेड किया गया। धमतरी में कुरुद सिविल अस्पताल में एक युवक पर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया है और इस मामले में आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से एसडीएम को शिकायत दी गई है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने एक दोस्त को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आया हुआ था और इसी दौरान उसके अस्पताल के कर्मचारियों से बदसलूकी की। रात में करीब 11:55 के लगभग में 30 तारीख को 3 लोग
एक बाइक पे एक मरीज को लेकर आए जिसको चोट लगा था और बाकी 2 लोग दूसरे बाइक में आए। उसके बाद हम लोग जैसे ही उस मरीज को उन लोग अपने बाइक से उतार रहे थे वैसे ही हम उसके नज़दीक चले गए और वो लोग उस मरीज को लेके जैसे उतरे और मरीज भी गिर गया और वो जो उतार रहा था वो भी गिर गया। मोहित ध्रुव एवं उनके साथियों के द्वारा सिविल अस्पताल कुरुद में पदस्थ रात्रिकालीन ड्यूटीरत कर्मचारियों के साथ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर गाली गलौज, अभद्रता एवं जानलेवा से हमला के विरुद्ध प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करने के संबंध में सिविल अस्पताल कुरुद के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिस पर से आरोपियों के विरुद्ध अपराध कायम किया जाकर विवेचना में लिया जाता है। तो कोरिया के उड़गी में पटवारी कार्यालय का ताला तोड़ा गया। बताया जा रहा है कि पटवारी अमीरेश पांडे ट्रांसफर होने के बाद कार्यालय में ताला तोड़कर फरार हो गए। बता दें कि जिसके बाद एसडीएम के आदेश पर कार्यालय का ताला तोड़ा गया और नए पटवारी को प्रभार सौंपा गया। खबर कोरबा से, जहां ऊर्जाधानी भूविस्थापित का यहां पर विरोध देखने को मिल रहा है। बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। SECL गेवरा मुख्यालय पर जुटे हजारों प्रदर्शनकारी। भूविस्थापितों ने यहां पर महापदयात्रा निकाली। ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति जिंदाबाद। तो ऊर्जाधानी भूविस्थापितों का यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन है। किसान कल्याण समिति जिंदाबाद। वहीं धरसीवा के जयसवाल नीको प्लांट में हेड्रा चालक की मौत के मामले में 6 लाख के मुआवजे के ऐलान के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया और साथ ही कहा कि आखिर वे कब तक इतनी बड़ी कंपनी से लड़ते हैं। बता दें कि 3 दिन पहले हुई हेड्रा चालक की मौत के बाद यहां पर परिजनों ने कंपनी के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया था और 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की थी, लेकिन पुलिस और प्रबंधन से चर्चा के बाद परिजनों को 6 लाख का मुआवजा दिया गया। हमारी उतनी वो है नहीं ना, तो 6 लाख तो कल भी बोला, 6 लाख दिया है क्या? हाँ 6 लाख ही दिए हैं। और कंपनियों को कोई जानकारी है पहले कहाँ कितना दिया? हाँ है ना, और भी कई इंडस्ट्रियल में हुए हैं, मैंने भी सुना है। कई लोग बोल भी रहे थे कि 20 से 25 लाख पर हेड को मिला है। क्या आपका और कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहना चाहूँगा, ये सब हर मतलब श्रमिकों के लिए ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पे हर कोई के काम करने के इतना अच्छे से पूरा इतना बड़ा प्लांट चल रहा है। मतलब ना पर साल इन लोगों की सालाना क्या होती होगी ये तो हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। निको जायसवाल प्लांट के सामने जहां पर गणेश देवांगन नामक श्रमिक की मृत्यु हुई है, हेड्रा चालक था। कल भी प्रदर्शन हुआ, आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन हुआ है। हम जानते हैं कि क्या निष्कर्ष निकला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदराम साहू है। कल भी आप प्रदर्शन किए, आज भी आप प्रदर्शन किए, ग्रामीण उसके शुभचिंतक परिवार वाले, आखिर क्या निष्कर्ष निकला इसका? निष्कर्ष का यही है कि बहुत ही दुखद बात है। इंडस्ट्रियल एरिया का सबसे बड़ी फैक्ट्री होते हुए भी यहाँ पर एक जवान युवा अपने घर का इकलौता लालन पालन करने वाला व्यक्ति काम करते हुए अकारण मृत्यु का कारण पता नहीं चल पाया अभी तक। अकारण मृत्यु को गोद में सो जाता है और कंपनी कितना मुआवजा दिया कंपनी? 6 लाख रुपये मुआवजा दिया है। तो वो तो कल भी बोल रहे थे ये बात। हाँ कल भी यही बात बोल रहे थे, लेकिन आज उससे आगे बढ़ा ही नहीं। और कुछ अन्य कंपनियों में जब घटनाएं हुई हैं, गोदावरी में हुई है, वहाँ कितना मुआवजा दिया गया था? क्या कुछ नियम कानून नहीं है? नियम कानून है। नियम कानून के हिसाब से इस मजदूर के लिए 18 लाख रुपया होता है। 18 लाख रुपए देना ही था इसको। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी 30 वर्ष। कितने परिवार के सदस्य उसमें पलते थे? 4 सदस्य उसको मिलाकर। तो ये वेदराम साहू जो बीरगांव के पार्षद हैं, उनका भी कहना है
कि कल संघर्ष किया, आज संघर्ष किया, मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए इतना संघर्ष करने के बाद भी 6 लाख रुपए की मात्र मुआवजा राशि, हालांकि परिवार संतुष्ट है, लेकिन इसके पहले अन्य फैक्ट्रियों में जब हादसे हुए हैं तो कहीं 20 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, कहीं 15 लाख रुपए दिया गया। कोई निश्चित नहीं है कि कितना मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा, और इस तरह से आंदोलन करने के बाद ही मुआवजा मिलता है। न्यूज़ 24 के लिए धरसीवा से सुरेंद्र जैन। तो रायपुर में नगर निगम के हनुमान मंदिर को हटाने पर स्थानीय लोगों ने यहां पर विरोध किया और मामला लाखेनर नगर चौक पर हनुमान मंदिर का है। बताया जा रहा है कि लोगों ने हनुमान मंदिर को विस्थापित करने के हालत की जानकारी मांगी है। लोगों ने प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं जोन 5 के कमिश्नर का ये कहना है कि मंदिर विस्थापित करने के लिए हमें ज्ञापन मिला है, हम आपस में मिल बैठकर मामले का समाधान करेंगे। तुम भी चढ़ो यार, चढ़ जाओ। पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है जनता से वोट अपील करते हुए नजर आ रही है। विश्व स्तरीय मेट्रो सेवा का प्रारंभ, ब्लू लाइन बसों को बाहर कर। लगातार हिंदू देवी देवताओं पर रायपुर नगर निगम द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। उसी कड़ी में कल लाखेनगर चौक में जो 50 वर्ष पूर्व हनुमान जी का मूर्ति है, उसे शिफ्टिंग करने की बात समिति वालों से किया गया था। शिफ्टिंग के नाम पे उसको खंडित करने का प्रयास किया गया और सिरासर अगर हमारे समिति के लोग यहाँ पर, जागृति युवा मंच के लोग यहाँ पर नहीं आते तो इसको तोड़कर विसर्जन करने का प्लानिंग निगम अमले का था। हमारा विरोध यही है। तो बीजापुर प्रशासन की तरफ से सराहनीय कदम उठाया गया है। यहाँ वो युवा जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं लेकिन परिवार की स्थिति अच्छी ना होने के कारण कोचिंग नहीं जा पाते, ऐसे बच्चों के सपनों को उड़ान देने के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर की शुरुआत की जाएगी। कोचिंग में लोक सेवा आयोग, व्यापमं, रेलवे, बैंक और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। प्रारंभिक चरणों में 400 से अधिक आवेदन आए थे। प्री टेस्ट लेकर 200 लोगों का चयन निःशुल्क कोचिंग के लिए चयन किया गया है। प्रतिभागियों का ये कहना है कि पीएससी से और व्यापमं में परीक्षा तो देते हैं पर तैयारी और मार्गदर्शन के अभाव में परिणाम हमेशा निराशाजनक रहता है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।